नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ के चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वापसी की। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। कल तक उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन आज वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बता दें, अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें शैलजा के खिलाफ सिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि आज 5 साल बाद वो वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले ठीक इसी दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में थे। जो भी हुआ वो इतिहास बन चुका है, जो बीत गई सो बात गई। तंवर ने कहा कि अब वो और पूरी कांग्रेस हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए काम करेगी। बता दें, अशोक तंवर दलित समाज से आते हैं। बीजेपी हरियाणा में उन्हें अपना सबसे बड़ा दलित चेहरा मानती थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और आज शाम को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। प्रचार थमने से पहले सांसद कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दरअसल कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंची और दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। मतदान से पहले कुमारी शैलजा का सोनिया गांधी से मिलना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही थी। वहीं बीजेपी भी कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही थी। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस कारण से समुद्री मार्ग पर भारतीय कंपनियों को व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, जो पिछले साल से ही प्रभावित चल रहा है। इधर दिल्ली में तुगलक रोड स्थित इजरायली दूतावास के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच सीधा संघर्ष इंडियन एक्सपोर्टर के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग लाल सागर को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। बता दें, लाल सागर यानी रेड सी का संकट पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब ईरान समर्थित हूदी विद्रोहियों की ओर से इलाके में व्यापार को बाधित करना शुरू कर दिया गया था। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक चर्चा के दौरान इजरायल ईरान के बढ़ते तनाव पर कहा कि वार्ता और कूटनीति से दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए भारत मध्यस्थता के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में पूर्ण युद्ध का रूप लेने का जोखिम है। ईरान में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत रिचर्ड डॉल्टन का कहना है कि वेस्ट यानी पश्चिम से इजरायल के लिए मिल रहा समर्थन संघर्ष को कम करने के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने अल जजीरा को बताया, ये पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण समझौता करने के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन के भीतर हो या उससे अलग, क्योंकि ये भावना पैदा कर रहा है कि इजरायल जो चाहे कर सकता है। इजरायली सरकार चेतावनी दे रही है कि हिजबुल्लाह सीरियाई बॉर्डर के पार हथियार ला रहा है। बता दें, इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अलग अलग जगह हमला किया है, लेकिन अब उनकी नजर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉसिंग पर है, जिसका इस्तेमाल हजारों लोग लेबनान छोड़ने और सीरिया जाने के लिए कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि ये मेन बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहा है जिन्हें इजरायली सेना युद्धक इक्विपमेंट कहती है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के पूर्व डायरेक्टर जनरल अलोन सिलील ने अल जजीरा को बताया कि वो इजरायली सरकार को सलाह देंगे कि वो केवल मिलिट्री ही नहीं बल्कि अपने डिप्लोमेटिक टूल्स के साथ भी काम करना शुरू करे। उन्होंने कहा कि पिछले साल विशेष रूप से लेबनान में पिछले कुछ हफ्तों ने साबित कर दिया है कि हमारे पास एक ठोस और कभी कभी प्रभावी मिलिट्री आर्म है, लेकिन मुझे लगता है ये दूसरे हाथ के बारे में भी सोचने का समय है। लील ने अफसोस जताते हुए कहा कि पिछले साल इजरायली जनता के साथ एक दुखद घटना घटी और यहाँ भावना ये है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, पूरी दुनिया यहूदी विरोधी है, खासकर संयुक्त राष्ट्र। ये एक भयानक गलती थी जिसे पीएम नेतन्याहू ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के समर्थन और सहायता के बिना हालात को स्थिर करने और यहाँ सुरक्षित रूप से रहने में सक्षम नहीं होंगे। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब ने एक दावा किया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले सप्ताह ही युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। हालांकि उसके बाद उन्हें बेरूत में
इजराइल की स्ट्राइक में मार गिराया गया। लेबनान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि नसरल्लाह सीज फायर पर सहमत हो गए थे और लेबनान ने हिजबुल्लाह के साथ बात करने के बाद इस बारे में अमेरिका और फ्रांस को भी जानकारी दे दी थी और उन्होंने हमें बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा जारी किए गए बयान से सहमत थे। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले से पहले रूस ने अपनी रजामंदी दी थी? क्या ईरान ने रूस से इसको लेकर सलाह मशवरा किया था? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने जिस दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी उससे एक दिन पहले से रूस के पीएम ईरान में थे। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात भी की थी और ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धोया भी था। सवाल कई हैं। इस बीच रूस ने इजराइल को चेतावनी भी दी है। रूस ने इजराइल से लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि इस हमले से मिडिल ईस्ट में हिंसा और बढ़ जाएगी। रूस ने कहा कि रूस लेबनान पर हमले की कड़ी निंदा करता है और इजरायली अधिकारियों से दुश्मनी को तुरंत बंद करने, लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और मिडिल ईस्ट संघर्ष का समाधान निकालने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस भी युद्ध मैदान में उतरने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं। रूस ने चेतावनी उससे पहले दी जब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि हमले के पहले रूस के पीएम ईरान में थे। अब रूस के डिप्टी पीएम और ईरान की लीडरशिप से मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस की भूमिका पर कई सवाल उठाए जाने लगे हैं। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेंजिया ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने के लिए सारा दोष इजराइल पर है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट में विनाशकारी नतीजे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यरूशलेम को इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन ये जानबूझकर बढ़ाया गया, इसलिए इजरायली पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें इजराइल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर की गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ये कहा। उन्होंने बैठक में कहा कि इजराइल को रुकने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ईरान का समर्थन किया और कहा कि हमें तेहरान के संकेत पर ध्यान देना चाहिए कि वो टकराव को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि वो तेहरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान के ऑयल स्टेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले करने की इजराइल की कथित योजनाओं का विरोध करता है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि इजराइल को अपना रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे सीमित रूप से काम करना चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना का कहना है कि उसने बेरूत में निशाना लगाकर हमले किए। इस बीच लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। 56 साल के कामेल अहमद जवाद अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले हैं। वो अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल के लिए लेबनान में थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत में अपने हाई कमिश्नर समेत 5 देशों से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। इन्हें ढाका वापस आने को कहा गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र से राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले आदेश पर रोक लगाकर जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को राहत दे दी है। हाई कोर्ट के फैसले में संगठन के खिलाफ आरोपों की पुलिस जांच अनिवार्य थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। दरअसल एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आश्रम ने उनकी 2 बेटियों यानी कि गीता और लता को ब्रेन वॉश कर आश्रम में रखा हुआ है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी जग्गी वासुदेव को लेकर कई कमेंट किए थे। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि दिल्ली में हिरासत में ले जाने के बाद भी वो खुश हैं, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा उनका संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। सोनम वांगचुक को करीब 36 घंटे बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार की रात दिल्ली के पहले सिंघू बॉर्डर पर रोककर हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार को गांधी जयंती के दिन रिहाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में वांगचुक ने कहा कि लोगों को साधारण जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। वांगचुक ने कहा कि हमने सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हिमालय की पहाड़ियों को बचाने के लिए लद्दाख
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साल 1998 में हुई बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों में से एक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला हैं, वहीं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया गया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। अमेरिका में हेलेन तूफान से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 180 हो गई है। इससे दक्षिणी पूर्वी अमेरिकी राज्य प्रभावित हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तूफान से हुई तबाही देखने के लिए बाइडेन हेलीकॉप्टर से उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना गए, जबकि हैरिस बुधवार को जॉर्जिया गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।